हेलो जूनियर्स। तो मेरा नाम है अमित प्रकाश गौ और मेरे आए थे बोर्ड में 94% और मैं आपको गाइड करने वाला हूँ हाउ टू गेट 95% प्लस इन बोर्ड एग्जामिनेशन। मेरे बोर्ड में आए थे 98 आउट ऑफ 100 इन एसएसटी और आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। आखिरी के 3 महीने बचे हैं और आपका एम है 90 या 95 प्लस का और मैं आपको 1:1 एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ गाइड करने वाला हूँ फॉर दैट ड्रीम। लेट्स स्टार्ट नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हेलो जूनियर्स। हाँ, पहला टॉपिक होने वाला है पहला चैप्टर होने वाला है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म होता है राष्ट्रवाद, जिसका मतलब होता है द फीलिंग ऑफ अ कॉमन आइडेंटिटी। इस पैरा में हमें इसके बारे में, स्पेशली इस टॉपिक के बारे में बहुत पूछा गया है, इवन इन बोर्ड्स। इवन मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस टॉपिक के बारे में काफी बार आया था। मैंने अपने प्री बोर्ड्स में जो नवंबर और दिसंबर में होता है उसमें भी ये क्वेश्चन कंपल्सरी इधर इन 3 मार्कर्स और 2 मार्कर्स हर बार देता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पूरे बुक की सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग के साथ, विच इज दिस पेंटिंग बाय फ्रेडरिक सूरो इन 1848, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, प्रिंटेड बाय फ्रेडरिक सूरो इन 1848। ये पेंटिंग बनाई गई थी बाय फ्रेडरिक सूरो, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, which was named as the pact between nations। अब इसका एक सिंपल क्रस्ट दूं आपको अबाउट दिस पेंटिंग इज कि ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और ये है द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका ऑफ ऑल जेंडर एंड ऑल सोशल क्लासेस। यहाँ पे आपको फ्रांस का फ्लैग दिख रहा होगा। फ्रांस का फ्लैग इस पेंट स्टैचू के हमें लेफ्ट साइड पे दिख रहा है। दिस इज बिकॉज फ्रांस हैज गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मोनार्क एंड फ्रॉम द एब्सोल्यूटिस्ट, क्योंकि ये पेंटिंग 1848 में बनी है और फ्रांस का फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था। हमें यहाँ पे रूइंस देखने को मिलते हैं, विच मींस कि ये एब्सोल्यूटिस्ट की रूइंस है, बिकॉज जो मोनार्क गिर चुकी थी बाय द सोशल रिपब्लिक्स और द डेमोक्रेट्स। अब हम आने वाली पैरा में पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या है। इसको आप मार्क कर लिए बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करना होगा मैं उसके सामने ऐसे लाइन खींच दूंगा जिससे आप समझ जाएगा कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आजकल बहुत आ रहे हैं इन बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है टू competency based questions। तो हम आते हैं। In 1848, Frederick Suro, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of made up of democrats and social republics as he called them। इसका मतलब है कि ये जो पेंटिंग है वो एक ड्रीम था अबाउट फ्रेडरिक सूरो, सॉरी नॉट अबाउट फ्रेडरिक सूरो, ऑफ फ्रेडरिक सूरो। इस पेंटिंग में ये कहना चाहता है फ्रेडरिक सूरो कि वो एक विजुलाइज कर रहा है एक ऐसी दुनिया को विच इज लेड बाय डेमोक्रेट्स और सोशल रिपब्लिक्स के बारे में। This is a first print of a series showing the people of Europe and America, men and women of all ages and social class, marching in a long train offering homage to Statue of Liberty as it passed by। इसका मतलब है कि इस पूरी पेंटिंग में ये जो जितने भी लोग दिख रहे हैं, these are the part of America and Europe, of all social classes, of all gender and of all age। ये हो रहे हैं अगर हम देख सकते हैं कि ये सब वॉक कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड दे आर वॉकिंग टुवर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस गेन कर रहे हैं। As you would recall, artists at the time of French Revolution personified liberty as a female figure। अगर आपने 9th में हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको याद होगा कि 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें आर्टिस्ट एंड ऑथर्स का बहुत बड़ा रोल था। उसमें हमें पता चला था कि उन्होंने लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर लिया है। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and charter of rights of man in other। यहाँ लिखा है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे राइट्स सिर्फ मेंस को थे। यहाँ तक कि इवन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन तुरंत वुमेन्स को वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन सॉरी that French Revolution personified liberty as a female figure। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and charter of rights in other। The earth in the foreground of the image, foreground means जो image का आगे वाला साइड होता है, जो image का पीछे वाला साइड होता है उसको बैकग्राउंड कहते हैं और जो image का आगे वाला साइड होता है उसको फोरग्राउंड कहते हैं। तो इमेज के फोरग्राउंड में हमें देखने को मिल रहा है कि इमेज लाइक द शार्टेड रिमेन्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का यहाँ लिखा हुआ है
literally a government or system of rule that has no restraints on the power exercised. In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized and militarized and repressive. अब क्लास 10th में जो सिविक्स है उसमें आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट करता है ताकि वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंसान एंजॉय कर सके। तो एक एब्सोल्यूट जो होते हैं उनमें नो रिस्ट्रेन होता है ऑन द गवर्नमेंट। तो जो लोग होते हैं दे फील रिप्रेस्ड और बहुत ही ज्यादा मिलिट्री पावर होती है फॉर द एब्सोल्यूट्स। इन सूरोज यूटोपियन विजन the people of the world are grouped in distinct nations identified through flags and national costumes. Leading the procession, way past the Statue of Liberty are United States and Switzerland, by which the time were already nation states. France, identifiable by the revolutionary tricolor, has just seized the statue. इससे हमें पता चलता है कि जो यूटोपियन विजन दिस इज अनलाइकली टू हैपन। एक ऐसा वर्ल्ड जो सिर्फ ड्रीम्स में अच्छा लगता है। अगर मैं ये सोचूं कि इस पूरी दुनिया में सब लोग इकोनॉमिकली इक्वल हो जाएंगे तो ये चीज इम्पॉसिबल है। हर कोई इकोनॉमिकली कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। किसी के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो हमेशा किसी के पास कम। तो ये एक यूटोपियन विजन हो जाता है। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि जो सबसे आगे लीड कर रहे हैं इन दिस पेंटिंग, जो दिखाया नहीं गया है बट इन दिस पेंटिंग सबसे आगे जो लीड कर रहे हैं वो स्विट्जरलैंड एंड यूएसए, बिकॉज उनको बहुत पहले ही इंडिपेंडेंस मिल गई थी, उनको बहुत पहले ही लिबर्टी मिल गई थी। फ्रांस जो है वो अभी अभी एकदम तुरंत एज यू कैन सी अभी अभी स्टैचू को पार किया है, बिकॉज दिस पेंटिंग वॉज पब्लिश और मेड इन 1848 और 1789 में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था और लिबर्टी एंजॉय कर रहा था फ्रांस उस टाइम पे। She followed by the people, Germany wearing black, red, and gold flag. Interestingly, at the time when Suro created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. सबसे बड़ी बात यह है इस पेंटिंग की कि जर्मनी की जो फ्लैग या फिर जर्मनी जो था अभी तक यूनाइटेड हुआ नहीं था। दे आर इन द होप कि वो यूनाइटेड होंगे और ये फ्लैग्स यूज होते थे इन द नेशनल मूवमेंट्स, क्योंकि वो एक होप था कि जितने जर्मन स्पीकिंग नेशंस हैं, जितने जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उनको यूनाइट करके जर्मनी बनाया जाए। तो ये फेडरिक सूरो पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे कि ये जर्मनी यूनाइटेड होगा और they would be the next one in the sequence. ये भी एक बहुत बड़ी बात है and this is what an artist thinks. Following the German people are the people of Austria, the Kingdom of Two Sicily, Lombardy, Poland, England, Ireland and Russia. From the तो इसके पीछे जो है are the people of Italy, Ireland, UK, Russia. This part is not that important, but समझने के लिए इसको समझ सकते हैं कि after Germany there were people of Austria, Kingdom of Two Sicilies, which were in Italy, Lombardy, which was also in Italy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. From the heavens, Christ, saints, and an angel gaze upon the scene. They have been used by the artists to symbolize fraternity among the nations in the world. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में यहाँ क्राइस्ट हैं एंड एंजल्स हैं। यहाँ पे क्राइस्ट एंड एंजल्स हैं एंड दे रिप्रेजेंट फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस। फ्रेटर्निटी मींस होता है फ्रीडम। अगर एक नेशन स्टेट बन रहा है, अगर इंसान जो है इस थिंकिंग में है कि एक कॉमन आइडेंटिटी को लेके या एक कॉमन लैंग्वेज को लेके हम लोग नेशन बनाए जा रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें फ्रीडम भी है। अब हम इस पैरा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जो बहुत बार प्रीवोर से मेरे से पूछा गया था, बहुत बार मेरे वाइवा से पूछा गया, बोर्ड में भी शायद इसका क्वेश्चन आया था, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, किसी एक सेट में तो आया ही होगा, व्हिच वाज अबाउट व्हाट इज अ नेशन स्टेट। इस पूरे दो लाइन को छोड़ के अगर हम डायरेक्ट जो हाईलाइटेड उस पर पढ़ें, the end result of these changes was the emergence of nation state in the place of multinational dynastic empires in Europe. यूरोप देखो एक लैंड है कॉन्टिनेंट का। अगर हम इस पिक्चर में देखें, अगर आपको नीचे फिगर दिया होगा मैप का, तो ये जो है ये हमारा यूरोप है। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड, ठीक है। इसमें स्टेट्स कैसे बने, इसमें नेशनलिज्म कैसे आया, इसमें नेशन स्टेट्स कैसे बने, हम इस चैप्टर में मेन ये पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है ये स्पेन की बाउंड्री इतनी क्यों है, इटली की बाउंड्री देखिए अभी यहाँ पे तो ये, लेकिन इटली की बाउंड्री अभी जो करंट इटली है उसकी बाउंड्री कुछ यहाँ से यहाँ तक की है, इतनी बाउंड्री इटली की है। तो ये जो सारे नेशन स्टेट्स जो बिखरे हुए थे ये यूनाइट कैसे हुए, इनकी यूनिटी कैसे आई, इनको यूनिफाई करने में किसका किसका हेल्प था, उसके बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए, बट द नेशन स्टेट was
one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. The commonness did not exist for the time of immemorial. It was forged through struggles, through the action of leaders and the common people. This chapter will look into a diverse process through which the nation states and national came into the 19th century. जैसा मैंने आपको बताया कि this chapter is all about कि nations कैसे बने in this piece of land which is known as Europe. हमें ये देखना है कि जो नेशन स्टेट होता है इट्स नॉट ओनली अबाउट पीपल, इट्स अबाउट द रूलर्स आल्सो, कि रूलर्स जो होते हैं उनके में भी एक कॉमननेस है, उनके में भी एक कॉमन थिंकिंग है कि एक्चुअली में लोगों को यूनाइट कैसे रखना है, कि लोग एक कॉमन आइडेंटिटी जैसे लैंग्वेज कलर और किसी बेसिस पर यूनिफाइड कैसे रहें. हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशंस. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था उसका पूरे यूरोप में क्या सिग्निफिकेंस रहा है इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ने वाला है. तो हमारा फर्स्ट लाइन इस पूरे टॉपिक में बोलता है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन in 1789. France, as you know, would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch. इससे पता चलता है कि पहला क्लीन एक्सप्रेशन जो एमसीक्यूज में आता है प्री बोर्ड में कि पहला क्लियर एक्सप्रेशन कब मिला था अबाउट नेशनलिज्म, तो उसका आंसर होगा कि 1789 में फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था हमें नेशनलिज्म का, बिकॉज 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था. फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस एक फुल फ्लेश मोनार्क की तरह माना जाता था, बिकॉज वहां लुइस 16 का रूल था. अगर आपने 9th में हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि लुइस 16 वहां के रूलर थे. उनको हटा के काफी सारे क्लब्स और काफी सारे आर्टिस्ट ने प्रोटेस्ट किया था. फिर वहां एक कॉन्स्टिट्यूशन आई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हुई थी. फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने अटैक किया था. तो अगर आपने 9th की हिस्ट्री जो कि फाउंडेशन होती है फॉर 10th और आने वाली अगर आप आर्ट्स लेंगे आगे चलते उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप वो लेंगे तो उसमें आपका 9th का कोर और बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगला जो लाइन यहाँ पता चलता है द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम टू वेक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेट द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन. इसका कहने का मतलब ये है कि आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था, जो पावर होती है वो मोनार्क से शिफ्ट हो जाती है. जो हमारी पावर होती है वो मोनार्क से शिफ्ट होकर सिटीजन्स के साथ चली जाती है. तो जो जितने पावर जितने भी डिसीजंस मोनार्क लेने वाला था फॉर द कंट्री अब वो सिटीजन्स लेंगे, क्योंकि जो सिटीजन्स थे वो अगर आपको याद होगा कि टेनिस कोर्ट में जाके उन्होंने विद्रोह किया था इन फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो वो सिटीजन्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बना था तो सारी पावर्स मैक्सिमम पावर्स सिटीजन्स के पास आ गई थी. इसलिए इस लाइन में लिखा है द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its dignity. अगली पैरा में देखा जाए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस could create a sense of collective identity. जैसा मैंने आपको बताया था कि नेशन स्टेट होने के लिए एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होना सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आपको एक नेशन स्टेट बनाना है तो सबको कॉमन रखना चाहिए. अब अगर देखा जाए तो इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो हमें कॉमन रखने वाली चीजें उतनी नहीं है. द मोस्ट कॉमन चीज जो हमें रखती है सारे स्पोर्ट्स एंड फेस्टिवल्स. ठीक है, लैंग्वेज में हम बटे हुए हैं एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस इन सेलेक्ट्स ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसलिए इंपॉर्टेंट थी बिकॉज वहां नेशनलिज्म लाना था. फ्रेंच पीपल एंड द आइडियाज ऑफ ला पैत्रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम से पूछा जाता है कि नेशन स्टेट के लिए फ्रांस में क्या किया गया था, तो उसमें ला पात्रे का आइडिया यूज हुआ था विच मीन्स द फादरलैंड. जैसे हम लोग भारत माँ बोलते हैं, वहां पे फ्रांस जो अपने लैंड थी उसको ला पात्रे कहता था, इसको तो फादरलैंड. ली सिटियोन मीन्स द सिटीजन, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under the constitution. लो सिटियोन इसका मतलब होता है कि सिटीजन. इसमें emphasize किया गया है कि citizens are the most important people, कि जो होगा वो इक्वल होगा फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो कि ट्रूली एकदम ही सही नहीं था बिकॉज वुमेन्स और नॉन प्रॉपर्टी मेंस को वोटिंग के ही राइट्स नहीं मिले हुए थे. आगे देखा जाए कि आगे कॉमन आइडेंटिटी के लिए क्या हुआ, एक न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर, जो अभी ट्राई कलर है वो है रेड व्हाइट ब्लू का. आपने ऊपर वाली अगर इमेज हमने ध्यान से देखी है तो देख सकते हैं रेड व्हाइट ब्लू का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखता है हमें इन द न्यू फ्रेंच फ्लैग. और जो रॉयल फॉर्मल स्टैंडर्ड था, यहाँ पास इमेज नहीं है बट वो कुछ ऐसा दिखता था कि यहाँ पे एक व्हाइट कलर का फ्लैग था विद गोल्ड बॉर्डर्स और यहाँ पे गोल्ड एम्बलम था. वो था एक रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग जो वहां के एब्सोल्यूट मोनार्क यूज करते थे टू यू नो
show their power. But after कि monarch चले गए और वहां पे citizens का रूल होने लगा, एक न्यू फ्रेंच फ्लैग लाया गया. The States General was elected by the body of active citizens, renamed the National Assembly. Okay, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क आ गया, मोनार्क भी चला गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, नेशनल असेंबली में लोग होंगे, वो एक एक्टिव मेंबर्स थे, एक्टिव सिटीजंस थे, जो एक्टिवली रेवोल्यूशन में पार्ट लिया था उन्होंने. न्यू हिम्स वर कंपोज एंड ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स वर कॉमेमोरेटेड. इसका मीन्स था न्यू हिम्स वर कंपोज, हिम्स मतलब गाने या फिर नारे या फिर पोएम्स जो नारों जो रैलियों के टाइम पे बोले जाते थे. इन सेंस कि कई बार हम लोग कभी रैली आपने देखी होगी तो वहां बहुत बार हिम्स बोले जाते हैं, बहुत बार कोई पोएट्रीज वो बोली जाती हैं जो एक फ्लो में बोले जाते हैं, नारे बोले जाते हैं, स्लोगन्स बोले जाते हैं. तो नो न्यू हिम्स वर कंपोज, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टिर्स वर कॉमेमोरेटेड. मींस जो इस रेवोल्यूशन में मरे थे या फिर जिनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू गिविंग द फ्रेंच पीपल इंडिपेंडेंस, जिनकी डेथ हो गई थी, उनको कॉमरेट किया गया था, उनको रिस्पेक्ट दी थी, ओथ्स टेकन किए गए थे कि हम एक बेटर पीपल, बेटर सिटीजन बनेंगे, एंड हाउ वी विल मेक दिस कंट्री अ बेटर प्लेस टू लिव. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क या कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद ये प्रॉमिस किया गया था कि सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, जो कि मोनार्क में नहीं पॉसिबल था. A centralized administrative system was put in place. It was formulated uniform laws for all citizens within its territory. Internal custom duties and dues were abolished, and a uniform system of weight measures were adopted. Regional dialects were discouraged, and French, either spoken and written in Paris, became the most common language for the nation. अब इसको समझते हैं. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, अगर आप सामान बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है इंडिया में. तो फ्रांस जो था उसको इंटरनल कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी. इन सेंस वो अंदर ट्रेड करने के लिए, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है और यहाँ आपको राजस्थान से उत्तर प्रदेश सामान लाने में भी टैक्स के साथ साथ कस्टम ड्यूटीज भी देनी पड़ रही है, तो उसको एबॉलिश किया गया. सबसे बड़ी चीज जो थी वो यही थी, कस्टम ड्यूटीज को एबॉलिश किया गया. एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ सिस्टम और हाइट सिस्टम लाया गया. पहले क्या होता था कि यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं रहता था. मान लीजिए कि यहाँ अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, तो आगे चल के वो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर हो जा रहा है. तो वो एकदम यूनिफॉर्म नहीं था. बिजनेसमैन को बहुत घाटा होता था क्योंकि पता ही नहीं होता कि कहाँ पे कितने मेजरमेंट पे कितना कपड़ा मिलेगा, कहाँ फायदा होगा. इसलिए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स वर इंट्रोड्यूस. यहाँ लिख लीजिए, ये मार्क कर लीजिए ये. एंड रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज. अब क्या हुआ कि फ्रांस का रेवोल्यूशन होने लगा और उनको एक कॉमन आइडेंटिटी देनी थी लोगों को, तो उन्होंने रीजनल डायलेक्ट्स जो चले थे उनको डिस्करेज किया और फ्रांस को एक आइडेंटिटी देने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज को इनहांस करने लगे, उसको करेजमेंट देने लगे कि उस ये आप बोलिए जो लिखा जा रहा है पेरिस में, उसको आप पढ़िए. जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे डायलेक्ट्स बोले जाते हैं. इधर इट्स मराठी, केरला, सॉरी, मराठी, तमिल, तेलुगु, हिंदी. तो इस रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज कर दे कंट्री फॉर अ कॉमन आइडेंटिटी और सबको इंग्लिश या हिंदी बोलने के लिए फोर्स कर दे. तो ये हो रहा था वहां पर. The revolution further declared that it was a mission that and the destiny of French nations to liberate the people of Europe from despotism. In other words, to help other people of Europe to become nations. अब इसमें ये बोला गया कि this is that फ्रांस ने ऐसा किया so to motivate the people of Europe to become a nation state, to follow their path. When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class became to setting up Jacobin Club. अब जैकोबिन क्लब क्या है? जैकोबिन क्लब के बारे में हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा था कि जैकोबिन क्लब्स एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने एस्टेब्लिश किए थे टू फाइट अगेंस्ट द मोनार्की, और ऐसे कई सारे वुमेन्स ने भी फॉर्म किए थे, कई टाइप ऑफ क्लब्स. तो जैकोबिन क्लब जो था वो सबसे पॉपुलर क्लब था, हमने 9th में पढ़ा है इसके बारे में. देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज prepared the way for French armies which moved from Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in 1790s. An outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry of nationalism abroad. अब क्या हुआ? अब बोला गया है कि इसका आइडिया दिया गया है कि फ्रांस ने ये नेशनलिज्म इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि इसका आइडिया लेके पूरा यूरोप सीखे.
ठीक है, तो वो अपने इस आइडिया को लेके फ्रेंच आर्मीज हॉलैंड गई, बेल्जियम गई, स्विट्जरलैंड गई एंड मच ऑफ इटली। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, हॉलैंड मीन्स नेदरलैंड्स करंट का। तो अगर हम देख ले कि ये यूरोप है, हाँ, तो यहाँ हॉलैंड है, यहाँ बेल्जियम है, यहाँ इटली है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ स्पेन है, और यहाँ पोर्चुगल है। ठीक है, तो देखे तो ऐसा कुछ था कि फ्रांस की आर्मी हॉलैंड गई, बेल्जियम गई, ठीक है, इटली भी गई टिल 1790। 1790 जो बोला जा रहा है, जब ये 90s वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है 1780 से लेके 1789 तक, या फिर अगर हम और एकदम कंफर्म तरीके से बोले तो 1780 हटा के 1781 से 1790s, मतलब यही होता है। आई एम रियली सॉरी, मैंने हल्का सा गलत बता दिया है ना, आई एम रियली रियली सॉरी। 1790s मतलब 1791 से 1799 तक। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो इतने टाइम तक जो फ्रांस आर्मी थी वो रेवोल्यूशनरी वॉर्स करती रही अक्रॉस द यूरोप टू इंक्रीज द नेशनलिज्म वाला आइडिया। ठीक है, अब हम अगले पे आ जाते हैं, अगले पेज पे हम इसे रेस करते हैं। With the wide swathe of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of these reforms that he had already introduced in France. Napoleon set from introducing many of these reforms that he had already introduced in France. Through a return of monarchy, Napoleon had no doubt and destroyed democracy in France, but in administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. The Civil Code of Conduct. ये है क्लास 9 से लेके क्लास 10 तक में भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसपे अभी भी क्वेश्चंस आते हैं, वो है सिविल कोड ऑफ कंडक्ट या फिर नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, अब ये हमारे पूरे इस पैरा में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही, तो हम पूरा एरेज कर देंगे। अब स्टार्टिंग से सिविल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ेंगे। The Civil Conduct of Conduct 1804, usually known as the Napoleon Code, did away with all privileges based on birth and established equality before law and secured right to property. पहला चीज जो हमने की इसने किया वो हम बता देते हैं, रुकिए इसको हम एडिट कर दे रहे हैं। हाँ, जो पहला चीज किया, क्योंकि आपकी बोर्ड की कॉपी ऐसी होती है ऑलमोस्ट, तो इसमें हम लिख कर बता दें। पहला चीज उसने किया वो था, आप ऐसे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर यू ओनली, अगर तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि पहला चीज उसने किया कि राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड चीज जो उसने किया वो था टू अबॉलिश तो फ्रॉम बर्थ जितने भी प्रिविलेजेस मिले थे उनको अबॉलिश किया, राइट टू प्रॉपर्टी दी। ठीक है, दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, इन जर्मनी। ठीक है, तो अगर हम देखें यूरोप का मैप, क्योंकि जो अब हमारे पास ऊपर आ चुका है ये रहा, तो ये फ्रांस है। ठीक है, और इसने इस आइडिया को, नेपोलियन ने इस आइडिया को पहले डच भेजा जो है नेदरलैंड्स, फिर इसको स्विट्जरलैंड भेजा जो या स्विट्जरलैंड, फिर इसको जर्मनी भेजा, तो ये पार्ट जो है ये पूरा जर्मनी का है, और फिर इसको इटली भेजा तो ये पार्ट इटली का है। ठीक है, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, abolished feudal systems and freed peasants from serfdom and manorial toils. In towns too, the restrictions were removed, transportation and communication were improved. Peasants, artisans, workmen and new businessmen enjoyed the new found freedom. अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, कि जो वर्क कर रहे थे सर्फडम, ठीक है, सर्फडम से
रिमूव हुए हैं पर्सन्स, एंड फ्रॉम मैनोरियल डुअल से भी फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश किया गया था। और एक और चीज जो हमने सीखा था कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, गिल्ड बनाने को भी अलाउ कर दिया था नेपोलियन में, जो आप चाहे तो आप इसमें हमारा जो ये टॉपिक था नेशन स्टेट वाले में, इसमें भी ले सकते हैं, वो था कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिए थे। ये अलाउ हो गए थे कि आप गिल्ड बनाइए, क्लैन बनाइए, और जितना बिजनेस करना है करिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑल्सो इम्प्रूव। ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव नहीं था, कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं था, क्योंकि हमारा जो मेजरिंग यूनिट है वही इक्वल नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है फ्रांस में, तो इटली जाते ही वो 1 मीटर 110 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो वहीं जर्मनी में वो 1 मीटर 90 सेंटीमीटर है। तो जो यहाँ पे रहने वाला है वो यहाँ से क्यों खरीदेगा? फिर उसको उतना ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी अच्छा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन था भी नहीं उतना अच्छा। अब यहाँ से पेजेंट्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, पेजेंट्स, आर्टिसियंस आर्टिसंस एंड वर्कर्स, इन तीनों को सबसे ज्यादा इंजॉयमेंट मिली फ्रॉम दिस। ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, वापस से एक फिगर आ चुका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जर्मनी। अब वो प्रोनाउंसिएशन हमें आता नहीं है तो हम करेंगे नहीं। हमें प्रोनाउंसिएशन से ध्यान नहीं देना है, हमें पहले पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास समय बचा है कम। हमारे पास बचे हैं 90 डेज, और हमारा टारगेट है 95+ का। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने आगे अपने नोट्स के ऊपर लिख दीजिए एम 100/100। अब आपको पता ही किसका है, तो इफ यू नो यू नो। Businessmen and small-scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. देखो, जैसे मैंने इस यहाँ पे बताया था, है ना, कि यहाँ पे वेट्स एक तरह के हो गए, हाइट्स एक तरीके के हो गए, ठीक है, करेंसी भी एक तरीके की हो गई। तो इससे क्या होगा, ये सब हेल्प करते हैं टू इंक्रीज अ कंट्रीज इकोनॉमी। हाँ, बिकॉज उस टाइम पे इकोनॉमी चल रही थी ट्रेड से, और ट्रेड अच्छा हुआ क्योंकि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो गई अंडर नेपोलियन। ठीक है, हाउएवर in the areas conquered, the reaction of local population to French rulers were mixed. Initially, in many places such as Holland, Switzerland, as well as in certain cities of Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as the harbingers of liberty. है ना, तो इस टाइम पे क्या था कि सिटीज लाइक हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, यहाँ बता देता हूँ अगर आपको, इसको ना हम लोग नीचे ही ले आते हैं, आ, इसको, सॉरी, एक सेकेंड, मेरे को आता नहीं है करने, अच्छा है। As well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcome as the harbingers of liberty. तो इन सब सिटीज में जो फ्रेंच आर्मी जो नेपोलियन के द्वारा लीड की गई थी, उनको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहा जाता था। ठीक है, अब लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। ठीक है, तो उनको यही सोचते थे कि अब ये आए हैं तो हमें फ्रीडम मिलेगी, हमें इस मोनार्क से छुट्टी मिलेगी। ठीक है, लेकिन बाद में ये एंथुसियाज्म जो था वो बहुत टर्न हो गया हॉस्टिलिटी में, क्योंकि उनको बाद में समझ में आया दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। Increased taxation, censorship, forced conscription into French armies required a conquer of rest of Europe. ठीक है, अब जो चीज अच्छी होती है ना, उस जिस चीज का प्रोज होता है उस चीज का कॉन्स भी होता है। तो इसमें क्या था कि हमें ये सारे पॉजिटिव तो दिख गए कि ये नेपोलियन ने किया, ये नेपोलियन ने बेटर किया, लेकिन इससे कॉन्स क्या थे? कॉन्स ये थे कि टैक्सेशन इंक्रीज हो गया, सेंसरशिप हो गया बहुत ज्यादा, कॉन्स्क्रिप्शन हो गया, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन टू फ्रेंच आर्मी। कॉन्स्क्रिप्शन मतलब जब
और जबरदस्ती आपको आर्मी में रिक्रूट किया जाता है। मान लीजिए आप एलिजिबल नहीं है आर्मी के लिए, लेकिन उनको लोग चाहिए तो आपको जबरदस्ती रिक्रूट कर लेंगे। हमारा अगला टॉपिक जो है वो होने वाला है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक तो ये है और एक हंगर हार्डशिप वाला इसी में शायद आता है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस होल चैप्टर। और जो नेशनलिज्म एंड यूनिफाइंग ऑफ कंट्रीज है वो भी। तो इसमें आते हैं, if you look at the map of mid 18th century, the Europe will find that there's no nation states as we know them today। यहाँ देख सकते हैं कि कोई नेशन स्टेट्स नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये बस एक लैंड का टुकड़ा है जो सी से सराउंडेड है। ना ऑस्ट्रिया अच्छे से यूनाइटेड है, ठीक है, ना ये पार्ट पोर्टुगल एम्पायर अच्छे से यूनाइटेड है, यहाँ ना जर्मनी अच्छे से यूनाइटेड है, और ना ही हमारा इटली अच्छे से यूनाइटेड है। ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली ये वाला जो है, ठीक है, मैं इसको रेस करके दिखा रहा हूँ। ये वाला जो टॉपिक है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसको रीडिंग के लिए कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। इफ यू वांट टू रीड आप ये रीड कर सकते हैं, वरना इससे पेपर में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हम आने वाले हैं उन चीजों में जिससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारे पास समय कम है और हमारा टारगेट है बहुत ज्यादा। अब अगर हम देखें तो हमारा टॉपिक द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। Socially and politically, a landed aristocracy was a dominant class on the continent। अब एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? देखो, एरिस्टोक्रेसी होता है सबसे टॉप ऑफ सोशल, क्या कहूँ, सोशल क्लास। जैसे अगर हम बोला जाए, अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो सबसे ऊपर नोबल्स होते हैं, सॉरी सबसे ऊपर क्लर्जी होते हैं, उसके बाद नोबल्स होते हैं, और उसके बाद पेजेंट्स होते हैं। तो इन्हीं नोबल्स में ही एक थे हमारे एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी वॉज अ मोस्ट डोमिनेंट क्लास बिकॉज वो सबसे ऊपर थे, अपने आप को सबसे रिच मानते थे। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, the members of this class were united by common way of life that cut off regional division। They owned the states in the countryside and also town houses। तो ये क्या करते थे? कंट्री साइड में हाउसेस जो थे वो ओन करते थे, टाउन में भी हाउसेस ओन करते थे, और इनको थोड़ा सा अगर अमीर दिखता होगा तो फ्रेंच में बात करते थे, ठीक है। They spoke French for the purpose of diplomacy in high society। Their family were often connected by ties of marriage। अब मान लीजिए यहाँ पे है हमारे लुइस 16, सॉरी, यहाँ है हमारे लुइस 16, ठीक है, यहाँ है इनकी वाइफ, हाँ, और यहाँ है कोई रैंडम लड़की। अब हमारी जो रैंडम लड़की है वो लुइस 16 से बहुत प्रेम करती है, ठीक है, बट लुइस 16 जो है वो है हमारे एरिस्टोक्रेट, ठीक है, ये है हमारे एरिस्टोक्रेट, और इनकी जो वाइफ है वो भी है एक एरिस्टोक्रेट। लेकिन इनकी वाइफ इनसे प्यार नहीं करती, लेकिन ये रैंडम लड़की प्यार करती है। लेकिन लुइस 16 तब भी इस रैंडम लड़की को नहीं चुनेंगे, बिकॉज उनको रहना है सोसाइटी में लॉयल, उनको रहना है सोसाइटी में प्योर। तो वो चूज करेंगे अपनी वाइफ को जो उनसे प्यार ही नहीं करती। कोई बात नहीं, बहुत बार होता है। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल इन ग्रुप। अब ये जो हमारी एरिस्टोक्रेसी थी वो यूजुअली ग्रुप में स्मॉल थी, इनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं थी, तब भी इनके वट बहुत ज्यादा थे। ये तो बात माननी पड़ी इनकी कि देखो जब पैसा होता है इंसान के पास तो इंसान के वट अपने आप ही ज्यादा हो जाते हैं। ये बात तो सच्चाई है। The majority of the population was made up of peasantry. To the west, the bulk of the land was found by tenants and the small owners, while the external and central Europe in the pattern of land holding was centered by vast state and was cultivated by serfs। अब ये टॉपिक पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। एरिस्टोक्रेट्स न्यूमेरिकली कम, इनकी जनसंख्या भी कम है, सबसे ज्यादा कौन है? पेजेंसीज, काम करने वाले, ठीक है। अब ये देखो ये यूरोप है, ठीक है, ये है तुम्हारा वेस्ट ऑफ यूरोप, ये है तुम्हारा ईस्ट ऑफ यूरोप। अब वेस्ट ऑफ यूरोप में जो लैंड्स थी वो फार्म बाय बिग टेनेंट्स, ठीक है, बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल लैंड ओनर्स। और while in eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized by vast states which were cultivated by serfs। तो अब इसमें क्या है? bulk of land was farmed by tenants। लैंड पे लोग काम कर रहे हैं, या फिर लैंड किसी ने उधार पे या फिर रेंट पे ले रखी है, उस पे लोग कल्टीवेट कर रहे थे। ईस्ट में क्या था कि लोग किसी के जमीन पे काम कर रहे थे, उनका कुछ नहीं था उस जमीन पे, उनको कुछ मिल रहा हो, शायद खाने वाने मिलने का पैसा मिल रहा हो, वो एनफ है, वो उनको और कुछ नहीं मिल रहा है,
जो मिल रहा है उनको, बस उनको खाना मिल जा रहा है। बाकी जो वेस्ट में था उनको हो रहा है कि वो खुद ही जमीन का पैसा दे रहे हैं, जो आ रहा है वो खुद ही रख रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं, बचा तो खा रहे हैं, नहीं तो सारा बेच दे रहे हैं, ठीक है, और फिर मंथली रेंट देते रह रहे हैं, जो पैसा बचा है वो रख ले रहे हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप, the growth of industrial production and trade meant that the growth of towns and emergence of commercial classes whose existence was based on production of market. Industrialization began in England in the second half of 18th century. अब 18th century जब बोला जा रहा है तो ये मत समझना कि इसमें 18th century मतलब 1800 से 1899 की बात हो रही है, ठीक है। इसमें बात हो रही है 1701 से 1799 की। ये है हमारा 18th century, ठीक है। अब देखिए, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मनी स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th century। इंग्लैंड में जो था 18th सेंचुरी में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि जब आपके लोग जो है फैक्ट्री सेटअप करने लग जाते हैं, लिटरली खुद ही बिजनेसेस एंड फैक्ट्री स्टार्ट करके अपना लिव करने लग जाते हैं और दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देने लगते हैं, उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। जब फैक्ट्री सेटअप होती है, इजी समझने के लिए, जब एक कंट्रीज में फैक्ट्री सेटअप होती है, बिजनेसेस सेटअप होते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो हमारी इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में चालू हो गई थी, इन इंग्लैंड। वही हमारी फ्रांस एंड जर्मनी में ये 19th सेंचुरी से चालू हुई थी। 19th सेंचुरी मतलब 1801 से 1899 तक। In its wake, the new social groups came in being a working class population and middle class made up of industrialists, businessmen, professionals. देखो, जब भी कोई रिवोल्यूशन होता है, मैक्सिमम टाइम्स या तो वुमेन्स करती हैं, या तो एकदम गरीब लोग कहते हैं, या फिर वो मिडिल क्लास लोग करते हैं। मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन करते हैं, बिकॉज वो हम हर रेवोल्यूशन से पहले डेवलप होते हैं। वो पढ़ते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो जब पढ़ते हैं तो सीखते हैं, वो समझते हैं कि ये चीज गलत हो रही है, तो उसके बाद वो जाके रेवोल्यूशन करते हैं। जैसे आप देखते हैं, मिडिल क्लास मेड ऑफ इंडस्ट्रियस, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till the late 19th century. It was among the educated liberal middle class, and the ideas of national unity following the abolition of aristocracy privileges gained popularity. जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, उनके आइडियाज थे एक नेशन स्टेट बनाने का। उनके आइडियाज थे कि कॉमन आइडेंटिटी को लेके नेशन स्टेट बनाया जाए। मेनली उसी की वजह से ये एरिस्टोक्रेसी को हटाने का आइडिया था, ये पॉपुलर हुआ। थोड़ी मेरी आवाज चेंज हो जाती है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है, बट क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, जुकाम है मेरे को थोड़ा सा, तो उसमें हम लोग इसकी वजह से हम लोग को ये हो रहा है। वरना अभी हम लोग को बहुत पढ़ना है, क्योंकि हमारा टारगेट है पढ़ा, हमारे पास बचे हैं 90 दिन, ठीक है। अभी भी हम लोग को बहुत पढ़ना है, तो फिर नींद आ रही है तो जाके कॉफी में पी के आइए, क्योंकि हम तो नहीं रुकने वाले हैं। हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है वो है लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। अब लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? हमारे जो फ्रांस की नई मिडिल क्लास थी, कोई भी रेवोल्यूशन होता है मेनली यूनिवर्स में या फिर अर्थ पे, वो मेनली जो नई मिडिल क्लास होती है, जो एजुकेटेड क्लास हो रही होती है, वो स्टार्ट करती है। तो जो लिबरल नेशनलिज्म था, ये भी मिडिल क्लास ने स्टार्ट किया था। लिबर मतलब होता है फ्री, तो लिबरलिज्म मतलब होता है द आइडिया ऑफ गेटिंग फ्री। अगर आपको कहीं पर भी वर्ड इज्म दिख जाए, आ, अगर आपको कहीं पर वर्ड इज्म दिख जाए, तो समझ जाइएगा कि वो किसी आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि जैसे सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, तो कहीं भी आपको अगर इज्म वर्ड दिख जाए तो उसका मतलब डायरेक्टली होता है आइडियोलॉजी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि the idea of national unity in early 19th century Europe was closely allied to the ideology of liberalism. Liberalism was उनका आइडियोलॉजी था कि फ्री कैसे होना है, अब आगे कैसे बढ़ना है, इस मोनार्क और एरिस्टोक्रेसी को छोड़ के एक इंडिपेंडेंट नेशंस कैसे बनना है, उसके ऊपर ध्यान दे रहे थे। The term liberalism derives from the Latin root liber, which means free. The new middle classes, liberalism stood for freedom and individual equality for all before law. इनका अब जो एम था कि इक्वली सबको रखें लॉ के सामने। जो नए मिडिल क्लासेस थे, उनको लगता था कि सबको लॉ के सामने, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबको समान रहना चाहिए। लॉ को किसी के लिए
अनफेयर नहीं होना चाहिए, सबके लिए फेयर होना चाहिए. Politically, it emphasized to the government of by consent. Since the French Revolution, liberalism stood for the end of aristocracy and clerical privileges. A constitution represented government through parliament. अब जो चेंज आने वाला था वो होने वाला है कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की चली गई है और उसके बाद आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो पार्लियामेंट है वो आ रही है. जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैकोबिन क्लब्स जो थे, बाद में नेशनल असेंबली बनती है और वो बनाकर एक गवर्नमेंट बना देते हैं. जैसे जब लुइस 16 को हटाया जाता है, अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आपको याद होगा कि लुइस 16 को हटा के एक नेशनल असेंबली बनती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है. तो इसलिए अब सारे जो कंट्रीज थे हमारे यूरोप के, उनका एक ही आइडियोलॉजी था कि कैसे हम जाके एक नेशनल यूनिटी बनाए, पॉलिटिकली सबको इक्वल रखें और कैसे मोनार्क से हटकर अब एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जैसे अगर आप देखेंगे हमारी कंट्री जो है वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में है. अगर हमें को रिप्रेजेंट करना होता है तो हमारे एमपीज या एमएलएज कोर्ट्स या फिर हाई कोर्ट, विधानसभा, लोकसभा में जाते हैं. इस कंट्री के भी रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं. तो ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. अगर अब हम आगे नेक्स्ट स्टैंजा में देखें, yet equality before law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote to elect is elected was granted exclusively for property owning men. Men without property, ये आप अलग कलर से हाईलाइट कर लीजिएगा, men without property and women were excluded from political rights. अब इसको अगर आपको 9th में याद होगा, 9th में हमने पढ़ा था कि जो वोटिंग है वो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मेन को, मतलब जो मेन्स प्रॉपर्टी लैंड ओन कर रहे थे उनको मिलती है, ना कि वुमेन्स को, और ना ही जो मेन प्रॉपर्टी ओन नहीं करते थे, मतलब जिन मेन के पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो वोट ही नहीं कर सकते थे. और वुमेन्स तो वैसे भी नहीं वोट कर सकती. वुमेन्स को वोटिंग राइट बहुत लेट मिला है, अराउंड 1940s 1950s के अराउंड जाके वोटिंग राइट मिला है फ्रांस को. यहां देख लेते हैं अगले स्टैंजा में, अगले लाइन में, ओनली only for a brief period under Jacobin did all adult males enjoy suffrage. कुछ बहुत कम टाइम के लिए सारे मेन को वोटिंग राइट्स मिले थे, अब भी वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं मिले थे. However, the Napoleon Code of Conduct went back, limited suffrage and reduced women to the status of minor subject of authority of fathers and husbands. Throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-property men organized opposition movements demanding equal political rights. नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद वुमेन्स को माइनर बता दिया जाता है, उनसे वोटिंग राइट छीन लिए जाते हैं और उनको एज स्टेटस ऑफ हस्बैंड और फादर, मतलब उनसे रेफर किया जाता है कि ये इन पे डिपेंडेंट है, ऐसे करके. हाँ, और थ्रू आउट द अर्ली 20th और 19th सेंचुरी, नॉन प्रॉपर्टी मैन, मतलब जो नॉन प्रॉपर्टी मैन हैं और जो वुमेन्स हैं वो अपोजिशन करती रहती हैं, वो जो लड़ती हैं अपने लिए, लड़ते हैं अपने लिए ताकि उनको भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले. अब आते हैं इकोनॉमिक स्फीयर पे. लिबरलिज्म में जो था वो दो पार्ट्स में बटा होता है. जैसे कि अगर हम देखें तो लिबरलिज्म जो होता है वो दो पार्ट में बटा रहता है. एक होता है पॉलिटिकली और एक होता है इकोनॉमिकली. पॉलिटिकली होता है कि सबको इक्वल राइट्स दें, राइट टू वोट दें, सबको लॉ के सामने इक्वल रखे, रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट हो. बट इकोनॉमिकली क्या होता है ये हम अगले स्टैंजा में पढ़ेंगे. इन इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर freedom of markets and abolition of state imposed restriction on movement of good and capital. अब क्या होता है जब ये सारी कंट्रीज अलग हैं तो इनका कोई फिक्स मेजरिंग यूनिट नहीं है, कि कोई फिक्स करेंसी नहीं है. इससे क्या हो रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको जर्मनी से फ्रांस में कोई सामान लेके जाना है तो कहीं पर 1 मीटर का कुछ 100 सेंटीमीटर है, तो कहीं 1 मीटर 110 सेंटीमीटर है, कहीं कस्टम ड्यूटी का टैक्स अलग है तो कहीं अलग है. इसको अगले लाइन में समझेंगे कि during the 19th century, this was a strong demand on emerging middle classes. Let us take the example of German-speaking regions in the first half of 19th century. Napoleon's administrative measures had created out countless small principalities, confederation of 39 states. अब देख रहे हैं कि 39 states, ठीक है. अब आपको पहले पूरा पढ़ा है तो फिर आपको समझाता हूँ. 39 states, each these possess own currency and weights and measures. A merchant traveling from 1833 from Hamburg to Nuremberg sell his goods would have passed out from 11 custom barriers and pay custom duty
of about 5% at each of them. Duties were often levied according to the weight or measurement of these goods. अब समझते हैं कि स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज या कॉन्स्टिट्यूंसीज में जर्मनी बटा हुआ था अराउंड 39 के आसपास में। अगर 1811 में किसी मर्चेंट को न्यूरमबर्ग में से या हैमबर्ग में से न्यूरमबर्ग को सामान लेके जाना है तो वेट और मेजरमेंट इतना डिफर करेगा कि पता ही चलेगा। 11 जगह उसको कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ेगी। जहां आप एक देश से दूसरे देश सामान लाने में एक बार कस्टम ड्यूटीज भरते हैं, उसको एक शहर से दूसरे शहर ले आने में 11 बार कस्टम ड्यूटीज भरना पड़ता था। As each region had its own system of weight and measurement, this involved time consuming calculation. जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं पर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, तो कहीं पर 1 मीटर 90 सेंटीमीटर है, तो कहीं वहीं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है। ये कहीं पर फिक्स नहीं था। जैसे अब हमें पता है कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ऑल ओवर वर्ल्ड यही, अगर जहाँ पे ये यूनिट फॉलो होती है सबको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेकिन उस समय क्या था, कहीं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, कहीं 1 मीटर 90 सेंटीमीटर है, कहीं 1 मीटर 200 सेंटीमीटर है। उस समय कुछ फिक्स नहीं था। अब यहाँ मेन मैं आपको बताता हूँ कि L is a textile material bought in Frankfurt and get you 54.7 centimeter cloth in men's, 55.1 centimeter in Nuremberg, 65.6 centimeter in Freiburg, 53.5 centimeter। आप देख सकते हैं L एक टेक्सटाइल मटेरियल है जो फ्रैंकफर्ट में अगर खरीदोगे तो 54.7 सेंटीमीटर का मिलेगा, माइंस में खरीदोगे 55.1 सेंटीमीटर का, न्यूरमबर्ग में खरीदोगे तो 65.6 सेंटीमीटर का, और अगर फ्रीबर्ग में खरीदोगे तो 53.5 सेंटीमीटर का। इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है हर एक यूनिट में कि कितना क्या मेजरमेंट है। इससे पता चलता है कि कितना मिसडअप सिचुएशन था जब नेशनल स्टेट्स नहीं थे। अब आगे जब से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका इस पूरे 2 पेज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा मेरे हिसाब से, सॉरी, वो होगा Zollverein। 1834 में custom unions of Zollverein was formed by at an initiative of Prussia, joined by the most German state. This union abolished tariff barriers, reduced number of currencies from 30 to 1, from 30 to 2. The creation of network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest and national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. 1834 में जोल्वरिन करके एक यूनियन फॉर्म होता है बाय प्रशा एंड जर्मन स्टेट्स, जिससे जो करेंसी होती है, जो मेजरिंग यूनिट होती है, उनको ठीक किया जाता है। पहले पूरे प्रशा और उस रीजन में 32 टाइप्स ऑफ करेंसी चल रही थी, उसको चेंज करके 2 किया जाता है। सॉरी, पहले 30 टाइप्स ऑफ करेंसी चल रही होती हैं, उसको कन्वर्ट करके 2 किया जाता है, मतलब 30 से 2 किया जाता है। रेलवे के नेटवर्क बढ़ाए जाते हैं जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन है फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह वो बेटर हो सके और लोग जल्दी सामान पहुंचा सकें।